हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमारा स्किन टाइप क्या है। 5 तरह के स्किन टाइप होते हैं हमारे। दिन में 2 बार फेस ज़रूर वॉश करना है। रात में फेस वॉश करके सोना मैंडेटरी होता है। मॉर्निंग में सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट। एसी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है स्किन को। इसमें Yes. कितनी सच्चाई है? हमारे जो इमोशंस होते हैं क्या वो स्किन पर इफेक्ट करते हैं, जैसे जब हम स्ट्रेस में होते हैं? So aloe vera is a thing जो एज अ मॉइस्चराइजर कोई नुकसान नहीं करेगा। तो आजकल जो 6 सीरम सुबह 6 सीरम शाम को का रूटीन है, दैट इज टू मच फॉर आवर एनवायरनमेंट। मछली और दूध से विटिलिगो का मिलता है अच्छा। जो व्हाइट स्पॉट्स होते हैं। दोस्तों, आजकल के समय में हम लोग बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा स्किन, हमारा ऑर्गन्स काफी ज्यादा इफेक्ट करते हैं। अब सबसे ज्यादा जो दिखता है, जो विजिबल है, वो है स्किन। स्किन को ठीक करने के लिए फिर हम जाते हैं सोशल मीडिया पर, नए नए DIYs देखते हैं, बहुत सारी चीजें और एनालाइज करते हैं, लेकिन वो सब कुछ सोशल मीडिया का होता है। लेकिन असली में स्किन की जो पढ़ाई करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, आज हम उनसे बातचीत करने जा रहे हैं। डॉक्टर सोनी नंदा काफी सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, नील सर्जरी एक्सपर्ट भी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे स्किन जो आजकल खराब हो रहे हैं इतने पॉल्यूशन में, पसीने में, बिजीनेस में, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा, क्योंकि हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमारा स्किन टाइप क्या है। राइट तो हाउ टू एनालाइज आवर स्किन टाइप? राइट। सो देखो 5 तरह के स्किन टाइप होते हैं हमारे। ओके। एक होता है ड्राई स्किन, हम्म। एक होती है ऑयली स्किन, एक होती है नॉर्मल स्किन, हम्म। एक होती है कॉम्बिनेशन स्किन, ओके। और एक होती है सेंसिटिव स्किन। अच्छा। तो सिंपल सा टेस्ट होता है। आप अपना एक जेंटल फेस वॉश से मुंह धोइए हम्म। एंड उसके बाद 30 टू 60 मिनट्स के लिए कुछ भी नहीं लगाइए। हम्म। अगर स्किन खिंचती है हम्म। तो वो ड्राई है। हम्म। अगर आपकी स्किन में आपको लगता है फिर भी ऑयल है तो वो ऑयली है। ओके। अगर आपके सिर्फ टी जोन, मतलब टी जोन ये और ये, इसको टी जोन बोलते हैं, हम्म। दिस इज अ टी। ओके। अगर आपके टी जोन में ऑयल है तो वो कॉम्बिनेशन स्किन है। ठीक एंड अगर आपकी स्किन बिल्कुल ठीक रहती है तो दैट्स अ नॉर्मल स्किन। एंड अगर स्किन रेड होती है या आपको लगता है किसी भी तरीके की इचिंग या इरिटेशन हो रही है तो दैट इज अ सेंसिटिव स्किन। है। ओके। तो इतने सारे टाइप्स को पहचान तो लोगे आप, हाँ है ना? लेकिन अब इनमें सभी में प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ ना कुछ राइट प्रॉब्लम्स होते हैं। राइट। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या-क्या प्रोसीजर्स आजकल अप्लाई करते हैं, DIYs जो होते हैं, हम प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हैं। राइट। तो क्या कैसे एनालाइज करें कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए सूटेबल है? तो बेसिकली जैसे आपने शुरू में बोला ना कि हम सब बहुत बिजी हो गए हैं, हुँ। मुझे लगता है सबसे ज्यादा बिजी तो स्किन केयर ढूंढने में ही हो गए हैं। बिकॉज एवरीबडी हैज अ स्किन केयर, यू आस्क एंड दे आर स्क्रोलिंग या ना। एग्ज़ैक्टली। तो जो अगर आपकी नॉर्मल स्किन है हुँ। तो मोस्टली प्रोडक्ट्स आपको सूट करेंगे। ओके। जनरली आपको स्किन के लिए दिन में 2 बार फेस जरूर वॉश करना है। रात में फेस वॉश करके सोना मैंडेटरी होता है। हुँ। इवन अगर स्किन ऑयली है तो भी स्किन पे मॉइस्चराइजर की नीड है। अच्छा। मॉर्निंग में सनस्क्रीन इज अ मस्ट। मोस्टली लोग ये बोलते हैं जब मैं बाहर जाऊंगी ना तो सनस्क्रीन लगाऊंगी। हुँ। सो इंटरेस्टिंगली सनस्क्रीन सिर्फ इनडायरेक्ट लाइट के लिए वर्क करती है। ओके। जो आपका फोन की रेडिएशन है, आप कुकिंग कर रहे हैं उसकी रेडिएशन है, ये जो लाइट्स चल रही हैं, जो डायरेक्ट सन है उसमें तो आपको हैट पहन के जाना है। अच्छा। तो एवरी डे आफ्टर यू वॉश योर फेस इन द मॉर्निंग यू अप्लाई अ सनस्क्रीन। रात में फेस वॉश करके आप अप्लाई करोगे एक मॉइस्चराइजर एंड मे बी एक कोई बेसिक सेरम। अब स्किन टाइप के हिसाब से कौन सी चीज लगानी है, हुँ। सेंसिटिव स्किन में आपको खुद से नहीं ट्राई करना चाहिए। इट्स हुँ। वेरी इजी टू गेट अ डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन एंड सी। ओके। आपकी नॉर्मल स्किन है तो जो भी जनरल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो आपको सूट करेंगे। आजकल जैसे ना बहुत फेस वॉश में और प्रोडक्ट्स में AHA BHA होते हैं। ओके। सो AHA BHA स्किन को थोड़ा सा एक्सफोलिएट करते हैं। हुँ। सो दे विल बी फाइन फॉर ऑयली स्किन एंड दे विल बी फाइन फॉर कॉम्बिनेशन स्किन, ओके। बट दे विल नॉट बी फाइन फॉर ड्राई स्किन। हुँ। सो अगर आपकी बहुत ड्राई है, मॉइस्चराइजर में सेरामाइड्स, हाइलुरोनिक एसिड। अगर आपकी स्किन जो है वो ऑयली है तो फिर स्पेशल क्लास ऑफ मॉइस्चराइजर्स होते हैं जो नॉन कोमिडोजेनिक होते हैं। कोमिडोन्स मतलब ब्लैक हेड व्हाइट हेड, अच्छा। तो जिनसे ब्लैक हेड व्हाइट हेड नहीं आते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखोगे एंड मोस्टली आप अगर प्रोडक्ट्स की लेबल्स देखोगे ना, बहुत ही बिजी लेबल होती है, एग्ज़ैक्टली। 100 प्रोडक्ट चीजें हैं। हुँ। पर शुरू के जो 5 से 10 चीजें हैं उन्हीं से ही पता चल जाता है कि अंदर क्या है। बाकी सब कुछ सिर्फ उसकी वहीकल, उसकी बेस बनाने के लिए होता है। तो अच्छा। आप वो प्रोडक्ट्स देख सकते हो और बहुत सारे अब ऑनलाइन साइट्स हैं हुँ। जहां आप डाल के देख सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट किस चीज के लिए वर्क करेगा।
बट एक टाइम पे आप एक ही प्रोडक्ट शुरू करो तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके लिए वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके। और वैसे एक्चुअली स्पीकिंग इंडिया में इतना अच्छा डॉक्टर एक्सेस है, हर रेंज में और हर एरिया में आपको डर्मेटोलॉजिस्ट अवेलेबल है। तो इट्स अ गुड आइडिया कि आप जाके एक कंसल्टेशन ले लो एंड आप प्रोडक्ट्स ले लो। अब इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आपका जैसे समर में अगर स्किन कॉम्बिनेशन है तो वो विंटर में ड्राई हो जाती है। एग्जैक्टली। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो आपको 3 डिफरेंट स्किन केयर रूटीन चाहिए होते हैं, वन फॉर समर, वन फॉर मानसून बिकॉज मानसून गेट्स वेरी स्टिकी, and one for the winters. So if you have a normal skin, you know कि something is working, you can continue using what you are using. But अगर आप कुछ लगा रहे हो उससे स्किन ड्राई हो रही है, रफ हो रही है, फ्लेकी हो रही है, मतलब ज्यादा हो रहा है, और अगर फिर भी पिंपल्स आते जा रहे हैं, कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा, मतलब कम हो रहा है, तो दोनों ही कंडीशंस में रादर देन आप इतना टाइम लगाओ, गो एंड सी एन एक्सपर्ट। ओके। नहीं कई बार ऐसा होता है कि जैसे फेस वॉश का भी बहुत बार पता नहीं चल पाता है कि कैसा फेस वॉश हमें सूट कर रहा है। लाइक अभी 3 सीजन्स हैं, तीनों में अलग अलग हो गए हैं ना। और अब तीनों में एक तो आ रहा है कि ऑयल वाला एक फेस वॉश आता है जो कि बहुत हेल्प करता है कि हाँ आपका जो ड्राई स्किन है उसको बैलेंस कर लेता है। हाँ। लेकिन ऐसे में 3 अलग अलग कैसे फेस वॉश यूज कर सकता है और कैसे वो पहचानेगा? देखो वो आपको करना पड़ेगा ना। अच्छा। एक क्वार्टर जो आपका, जब आपकी होली शुरू होती है से जब तक रेंज शुरू होती है तब तक एक स्किन केयर रूटीन होगा। फिर जब आपके मॉनसून शुरू होते हैं और जब तक आपकी दिवाली आती है तब तक दूसरा स्किन केयर रूटीन होगा। फिर दिवाली से होली तक अलग होगा, डिफरेंट होगा। अब 4 महीने में स्किन केयर बदलने में मुश्किल क्या है, और आप 1-2 बार देखोगे तो आपको पता चल जाएगा किस मंथ में क्या आपको सूट करता है। अच्छा आजकल के लोग ज्यादातर एसी में रहते हैं, ठीक है। अब मैंने सुना है कि एसी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है स्किन को, इसमें कितनी सच्चाई है? यस, बिकॉज एसी क्या करता है, ह्यूमिडिटी सक आउट कर लेता है। तो बेसिकली एसी आपकी स्किन को ड्राई कर देता है। सो जब आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी तो खिंची खिंची फील होगी। पहले क्या होता था कि लोगों को सिर्फ विंटर्स में मॉइस्चराइजर चाहिए होता था, अब हर कोई बोलता है कि समर में भी हमारे को चाहिए। तो अगर आप एसी में बहुत देर रह रहे हैं तो आपको मॉइस्चराइजर की नीड होगी, एंड अगर आप ह्यूमिडिफायर साथ में चला सको तो दैट वुड हेल्प। ओके। तो जब हम एसी से बाहर निकलते हैं तभी क्या स्किन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है? क्योंकि एसी में तो हम लोग ड्राई स्किन ऑलरेडी झेल रहे हैं, बट तो जब एकदम सडन अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो किसी किसी को स्किन पे कुछ रैशेस या एलर्जी या पित्ती आने के चांसेस होते हैं। बट तो उन केसेस में हम बोलते हैं कि आप कोशिश करिए कि आप एक कांस्टेंट टेम्परेचर में रहें। बट अदरवाइज एसी आपकी स्किन को डिहाइड्रेट करता है। नॉर्मल टेम्परेचर में यूजुअली द स्किन इज फाइन। ओके। तो जैसे एसी में रहते तो ज्यादा मॉइस्चर की हमें जरूरत पड़ती है। yes. बाहर जाएंगे तो क्या हमें मॉइस्चराइजर अपना कम कर देना चाहिए? हाँ, तो अगर बहुत ह्यूमिड है और अगर आप बहुत मॉइस्चराइजर लगा रहे हो तो आपको वो ब्लैक एंड व्हाइट हेड आने शुरू हो जाएंगे। एंड आपको खुद से देखो, स्किन ना इतना इंटरेस्टिंग ऑर्गन है, आपको खुद से समझ आता है। आपने फेस वॉश किया और फेस इतना खिंच रहा है तो ऑब्वियसली फेस वॉश ज्यादा हार्श था, या आपने फेस वॉश किया एंड आपका ऑयल ही नहीं निकला तो वो ज्यादा माइल्ड था। तो ये जनरली जब आप यूज करोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ओके। इमोशंस, हमारे जो इमोशंस होते हैं क्या वो स्किन पर इफेक्ट करते हैं? जैसे जब हम स्ट्रेस में होते हैं या फिर जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं? डेफिनेटली, जब बहुत खुश होते हैं तो ग्लो करते हैं। यू नो, आई एम विद यू एंड आई एम सो हैप्पी, सो आई एम श्योर आई एम लुकिंग नाइस। आई से थैंक यू। इसका जो मेडिकल वो है ना कि स्ट्रेस से कॉर्टिसोल रिलीज होता है। कॉर्टिसोल एक्ने बढ़ाता है। सो जब लोग स्ट्रेस में होते हैं तो उनके फेस पे जो लोअर फेस एक्ने होता है, एक्ने 2 तरफ आता है, पिंपल्स जो होते हैं, एक तो आपके टी जोन में आता है जो कि यंग बच्चियों में देखा जाता है, और एक लोअर फेस एक्ने होता है जो कि 25 के बाद आता है, और वो स्ट्रेस से बहुत ट्रिगर होता है। दूसरा, कुछ हमारी स्किन की कंडीशंस होती हैं जैसे सोराइसिस है, एक्जिमास है, ये सारी चीजें जो है ये स्ट्रेस से बढ़ती हैं। और आजकल जैसे पोल्यूशन है तो पोल्यूशन से बहुत बढ़ती है, क्योंकि पोल्यूशन में ऑक्सीडेंट्स हैं, जैसे आप सुनते होंगे PM 2.5 है, ओजोन है। तो ये सारी चीजें जब आपकी स्किन पे आती हैं तो किसी की स्किन को ज्यादा ड्राई कर देती हैं, जो एक्जिमा प्रोन स्किन्स होती हैं, जो पिंपल प्रोन स्किन्स होती हैं उनके पिंपल्स बढ़ा देती हैं। तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट एंड बिकॉज ऑफ द डे टू डे स्ट्रेस, स्किन के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इसका सॉल्यूशन भी आ गया होगा?
मतलब आप हैप्पी रहो, स्ट्रेस कम लो, पोल्यूशन से तो देखो बच नहीं सकते हो, एग्जैक्टली। यू नो, बट जब भी आप बाहर से वापस जाओ तो आप फेस वॉश जरूर करो एंड उसके बाद एक मॉइस्चराइजर जरूर लगाओ। आई नो ऑफ मेनी पीपल जिनको पिंपल्स होते हैं वो मॉइस्चराइजर को टच नहीं करते। You just need the right type of moisturizer, non-comedogenic. These are the words to look for. So that is what you can do. अच्छा, क्योंकि हम प्रोडक्ट्स की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी मेंशन होता है ये चीज़ें हैं, हाँ। बट हम लोग DIY भी ट्राई करते हैं, घर में ही हल्दी या फिर बेसन वगैरह ट्राई करना बहुत पुराने ज़माने से चलते आ रहा है, नानी, दादी, परदादी सबसे चले आ रहा है। ये कितना सेफ होता है और ये कैसे आप एनालाइज़ कर सकते हो कि मेरे स्किन को सूट कर सकता है? देखो जैसे बेसन जो होता है, ग्लो के लिए लोग बेसन लगाते हैं एंड उसमें टर्मरिक डालते हैं और मिल्क डालते हैं। बेसन एक स्क्रब होता है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आई डोंट थिंक आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आपकी स्किन पे बहुत सारे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हैं और आप उसे स्क्रब करोगे तो ये बड़े बड़े पिंपल्स बन जाएंगे। एंड अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है या सेंसिटिव है तब आप उसको स्क्रब करोगे तो भी प्रॉब्लम होगी। सो फॉर अ नॉर्मल स्किन यू कैन डू इट। एंड अगर लगा के आपको लगता है कि कोई भी तरीके की इरिटेशन हो रही है, पिंपल्स बढ़ रहे हैं, ड्राइनेस हो रही है, देन जस्ट स्टॉप इट। एक और जो DIY बहुत पुराना चल रहा है, एलोवेरा लगाना। इनफैक्ट एलोवेरा के इतने सारे लोग 7 पौधे लगाते हैं एंड रोज एक एक का तोड़ के मुंह पे लगाते हैं। एलोवेरा वंडर ड्रग, हीमोग्लोबिन ठीक करना है, कैंसर ठीक करना है, स्किन ठीक करना है, एलोवेरा, यू नो। सो एलोवेरा इज अ थिंग जो एज अ मॉइस्चराइजर कोई नुकसान नहीं करेगा आपको, लेकिन फायदा करेगा कि नहीं करेगा दैट वी कैन नॉट से। तो आप DIYs करो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट डोंट गो ओवरबोर्ड। जैसे रोज वाटर एजेस से एज अ टोनर यूज होता है, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, डू इट। सो आप कुछ कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप बेसन का पैक लगा रहे हो और आपको लग रहा है फायदा नहीं हो रहा तो आप बेसन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओ, बिकॉज वो ज्यादा स्क्रब करोगे तो स्किन ज्यादा इरिटेट हो जाएगी। ओके, नेचुरली क्या हम स्किन ग्लो कर सकते हैं? नेचुरली क्या स्किन ग्लो से? तो देखो नेचुरली के लिए एक तो आपके जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दूसरा आपके हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आपका एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड स्ट्रेस जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है। तो यस, एवरीबडी सेज you should eat healthy. It shows on your skin and your hair. You should sleep well. You should exercise. You should stay happy. अगर आपके चीजों में पॉसिबल है तो आप कर लो। एंड स्किन में बहुत सिंपल सा रूटीन चाहिए होता है। आप सुबह सनस्क्रीन जरूर लगाओ। अगर आपको एक ही टाइम मुंह धोना है, देयर आर सम पीपल जो बोलते हैं मैं एक ही टाइम धो सकता हूँ, तो आप वो शाम में या रात में धो जब आप बाहर से वापस आ रहे हो, बिकॉज आप पूरी रात तो सो गए विथ ऑल द डस्ट एंड एवरीथिंग, फिर आपने मॉर्निंग में धोया तो उसका कोई पर्पस नहीं रहता स्किन डिजीज के हिसाब से अगर हम देखें। एंड रात में फेस वॉश करने के बाद आप मॉइस्चराइजर लगाओ एंड उसके बाद आप कोई एक सेरम लगा सकते हो। आजकल जो 6 सेरम सुबह 6 सेरम शाम को का रूटीन है, दैट इज टू मच फॉर आवर एनवायरनमेंट। हमारे इतने ज्यादा PM 2.5 है, वो सारे पार्टिकल्स आके चिपक जाते हैं आपके फेस पे, एंड मॉनसून्स में आप इतना ज्यादा लगाओगे तो स्किन विल बी वेरी अनकंफर्टेबल। अच्छा, ये भी एक मिथ है या फिर पता नहीं क्या है, लेकिन बोला जाता है कि जितने भी प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं वो काफी ज्यादा उसमें केमिकल होता है, तो हम एक तरीके से केमिकल इनहेल कर रहे हैं अपने बॉडी में लगा करके। ये कितना सच है? ये ना, दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड आई एम ग्लैड यू ब्रॉट दिस अप। केमिकल का कॉन्सेप्ट कोविड के बाद आया है, बिकॉज मतलब सोशल मीडिया पे ऑर्गेनिक का माइंडसेट बनाया गया है। अभी जो आप पानी पी रहे हो ये भी केमिकल है, everything is chemical. Pani is H2O. Yes. So chemical is not a negative word. These are all tested products. जो जैसे एक होता है कि सनस्क्रीन्स में कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट है, यू नो, वो अब तो खैर डलते भी नहीं है, बट वो भी एक बहुत वो है, आप ऑर्गेनिक यूज करो, ये कार्सिनोजेनिक है। हम उतनी क्वांटिटी में ही यूज नहीं करते। जैसे जो हमारे कॉकेशियन काउंटर पार्ट्स हैं, मतलब जो लोग US वगैरह में रहते हैं या UK वगैरह में रहते हैं, वहां पे स्किन कैंसर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो लोग बहुत ज्यादा सनस्क्रीन यूज करते हैं। इंडिया में आप एक ट्यूब लेते हो 50 ml की और वो 2 महीने बाद भी खत्म नहीं हुई होती किसी की, so you're not even putting 1 ml every day. Exactly. So see, these are things which have been tested. Okay. So ये केमिकल है, अब्सॉर्ब हो रहा है, बट हाँ, जैसे अब कुछ लोग हैं, हर किसी का है कि अब मैं 30 हो गई हूँ, मैंने रेटिनॉइड शुरू कर दिया है, मैंने ट्रेटिनॉइड शुरू कर दिया है, सो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल्स,
For that you need a doctor advice before you start those things, because वो आपकी स्किन को डैमेज करेगा. अगर आप प्रेग्नेंट हो तो वो और प्रॉब्लम कर सकता है आपके अनबॉर्न बेबी को भी. तो ये दवाइयां हैं, प्रिस्क्रिप्शन पे आनी चाहिए. अच्छा, आजकल ना नारियल तेल रात में लगाकर सोने का बहुत ज्यादा हो रहा है कि I know. क्योंकि बिकॉज केमिकल अगेन कि केमिकल है तो I know. नारियल तेल लगाओ, एवरीथिंग विल Yes. बी ओके. कितना इफेक्ट करता है नारियल तेल? तो see, नारियल तेल एजेस से यूज किया जा रहा है, हम्म, एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट नारियल तेल, बट मॉनसून्स में आई जनरली सजेस्ट डोंट यूज इट बिकॉज इट इज वेरी स्टिकी. मॉनसून्स में एक स्किन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है रिंगवर्म इन्फेक्शन. okay. ठीक है, एंड कुछ भी आप स्टिकी लगाओगे तो वो बढ़ेगा. हम्म, लोग फेस पे भी लगाते हैं, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स भी आ रहे हैं, फिर आप नारियल तेल लगा रहे हो, तेल पे तो चिपकेगा ही ना. एंड उस पे फिर वर्जिन कोकोनट, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट. विंटर्स में नारियल तेल इज अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर, yeah. बट फॉर समर्स एंड फॉर मॉनसून्स It's not. इट्स नॉट. And the people who are sleeping in AC. स्टिल पूरा तेल नहीं निकलता है. अच्छा. मतलब आपकी स्किन में वैसे भी तो तेल है ना, हम्म, तो आपको बहुत कम प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं. मतलब बॉडी पे आपको अगर नारियल तेल लगाना है आपकी चॉइस है, बट समर्स में प्रेफरेबली No. अवॉइड. ओके. खुजली क्यों होती है? स्पेशली देखो, बहुत ज्यादा होता है. देखो खुजली ना एक बहुत बड़ा फील्ड है. हाँ, तो खुजली बहुत सारी वजह से हो सकती है. okay. ठीक है, तो खुजली आपकी हो सकती है जनरल ड्राई स्किन की वजह से. खुजली आपको हो सकती है कुछ स्किन में एलर्जीज की वजह से. Okay. खुजली इन्फेक्शंस की वजह से हो सकती है, हम्म. जैसे स्केबीज की वजह से, रिंगवर्म की वजह से. खुजली आपको हो सकती है कुछ स्किन कंडीशंस जैसे सोराइसिस हो गया, सुनो. एंड खुजली कई बार अगर आपकी बॉडी में लिवर और किडनी नहीं ठीक काम कर रहा हो तब भी हो सकती है. तो अच्छा. खुजली के बहुत सारे कारण होते हैं. हम्म, सो देन डिपेंडिंग आपकी हिस्ट्री के हिसाब से या कई बार ब्लड टेस्ट के हिसाब से डॉक्टर आइडेंटिफाई करते हैं कि कॉज क्या है. अच्छा. अगर आपको खुजली हो रही है, एक तो आप सिंपल सी चीज कर सकते हो कि स्किन को मॉइस्चराइज कर लो. ठीक है ना, बिकॉज अगर ड्राई स्किन की वजह से तो वो ठीक हो जाएगी. बट खुजली इज अ वेरी ब्रॉड टर्म. वो जो लिवर वाला पार्ट था वो कैसे इफेक्ट करता है? अगर आपका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है या किडनीज ठीक से काम नहीं कर रही है तो स्किन पे इचिंग आती है. या अगर आपको अनकंट्रोल डायबिटीज है या अगर आपका थायराइड कंट्रोल नहीं है तो आपका स्किन इज अ मिरर ऑफ योर इनर हेल्थ. तो स्किन का फायदा ये होता है, जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा स्किन पे यहाँ पे येलो येलो धब्बे आ जाते हैं, हम उसको ज़ैंथेलाज्मा बोलते हैं. उसका मतलब होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है. अच्छा. तो स्किन का फायदा ये है कि हम स्किन के थ्रू बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को देख सकते हैं. ओके. एक क्योंकि आपने यूज किया कि स्किन सबसे ज्यादा विजिबल है हमारा और सबसे सेंसिटिव एक सेंस ऑर्गन भी है. स्किन सिरोसिस जो अक्सर हम सुनते हाँ. हैं मछली और दूध खाने से हो जाता है. इस बात में कितनी सच्चाई है? मछली और दूध से विटिलिगो का मिथ है. अच्छा. जो व्हाइट स्पॉट्स होते हैं. तो व्हाइट स्पॉट्स अलग होते हैं और सोराइसिस बिल्कुल अलग होता है. तो व्हाइट स्पॉट्स इज ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो. अच्छा. एंड ये बहुत बड़ा मिथ है कि मैंने फिश और मिल्क साथ में ले ली और मुझे हो गया. अच्छा. एब्सोल्युटली नॉट ट्रू. अच्छा. विटिलिगो ऑटो इम्यूनिटी है. ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके जेनेटिक्स का भी रोल बहुत कम है. बॉडी पे व्हाइट स्पॉट्स आने शुरू होते हैं एंड वो किसी को भी आ सकते हैं, किसी भी एज में आ सकते हैं. एंड बहुत पहले या अभी भी अगर आप आयुर्वेदा में जाएंगे तो वो विटामिन सी मना करते हैं, लेकिन हम वो भी मना नहीं करते बिकॉज विटामिन सी इज अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट. तो वी वांट एंटीऑक्सीडेंट्स देयर. सो फूड का बहुत लिमिटेड रोल है इन ल्यूकोडर्मा. और या ये जो आपने मछली और मिल्क वाली बात की, आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. मैं कंफ्यूज हो गई थी, सॉरी फॉर द वर्ड. लेकिन स्किन सिरोसिस फिर कितना खतरनाक है और ये क्यों होता है? तो स्किन सोराइसिस में आपको लाल सोराइसिस स्किन सोराइसिस में आपको लाल स्केली पैचेस होते हैं. मतलब लाल पैचेस जिनके ऊपर से वाइट वाइट स्केल्स जैसे निकलते हैं. ड्राई स्किन में जैसे स्केलिंग होती है. सो सोराइसिस बहुत सारी जगहों पे हो सकता है. जैसे बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि मुझे बहुत डैंड्रफ है सिर में, दैट कैन बी सोराइसिस. सोराइसिस कैन कम हियर, इट कैन कम बिहाइंड द ईयर. ये सब पार्ट ऑफ स्कैल्प सोराइसिस होता है. फिर सोराइसिस के पैचेस आ सकते हैं आपकी बॉडी में. सोराइसिस आपके नेल्स को इफेक्ट कर सकता है. सोराइसिस आपके जॉइंट्स को इफेक्ट कर सकता है. राइट. बट सोराइसिस मेजॉरिटी केसेस में एक माइल्ड डिजीज रहती है.
तो हम कैसे सोचते हैं कि वो माइल्ड है कि सीवियर है, कि आपका बॉडी सरफेस एरिया कितना इन्वॉल्व हो रहा है। Okay. अगर लेस देन 10% इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको फिर हम, मतलब जो ट्रीटमेंट होती है वो बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से होती है। और सोराइसिस को अब सिर्फ स्किन डिजीज नहीं मानते, इसको एक मेटाबॉलिक डिजीज माना जाता है। मेटाबॉलिक डिजीज मतलब अगर आपका वेट ज्यादा है, या आपका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, या आप सिडेंट्री लाइफस्टाइल लीड करते हैं, या आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो सब कुछ सोराइसिस को इम्प्लीकेट करता है। अब मोस्टली मैंने देखा है कि जैसे सोराइसिस का डायग्नोसिस दो तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत मुझे कुछ सीरियस हो गया। लेकिन सोराइसिस जो कम ग्रेड का सोराइसिस होता है वो तो मोस्टली मॉइस्चराइजेशन और एक दो कुछ ऑइंटमेंट से ठीक हो जाता है। एंड ज्यादा ग्रेड का जो सोराइसिस होता है उसके लिए हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल होती है। सो सोराइसिस से डरने वाली कोई बात नहीं। एक्चुअली कुछ एड्स होती है मैंने देखी है जो आयुर्वेदा और होम्योपैथिक की, हम सोराइसिस भी ठीक कर सकते हैं। शायद उससे ये माइंडसेट आता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट, बट वी हैव लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स फॉर सोराइसिस। तो क्या सोराइसिस से स्किन कैंसर नहीं होता? एब्सोल्युटली नो। अच्छा, कोई तो ऐसे डरने वो वाली बात? इंडियंस को एक फायदा है कि इंडियंस में स्किन कैंसर रिलेटिवली बहुत कम होता है। ओके। रिलेटिवली मतलब आई विल नॉट से कभी नहीं होता, एंड सोराइसिस से कभी नहीं होगा स्किन कैंसर। तो ये कभी ठीक होता है? हाँ, बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन है हमारे पास सोराइसिस के लिए। सबसे ज्यादा स्किन में रिसर्च ही सोराइसिस पे हो रही है। तो अच्छा, हम अब आते हैं स्किन कलर्स पे। ओके, क्योंकि ये हमारे इंडिया में एक बहुत ही क्या बोला जाए, एक ह्यूमिलेशन भी बहुत सारे लोगों के लिए बन जाता है हाँ। कि वाई आर यू डार्क कलर, यस, स्पेशली लड़कियों के लिए कि काली बहू तो नहीं चाहिए। इवन लड़के, हाँ, लड़कों के लिए भी है। फेयर, वी आर ऑब्सेस्ड विद फेयरनेस। तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। Yeah. क्या बचपन से लेकर बड़े तक स्किन कलर में कुछ चेंजेस आते हैं? डेफिनेटली आते हैं। तो जब Okay. बचपन में आप होते हो, जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत ही गोरा होता है। फिर उसके बाद जैसे थोड़ा बड़ा हुआ, बाहर जाना शुरू हुआ तो टैनिंग शुरू होती है, थोड़ा स्किन डार्क होना शुरू होता है। फिर अगर बच्चा बाय चांस जैसे प्यूबर्टी पे आया और उसने वेट गेन कर लिया तो फिर उसकी नेक काली होने लग जाएगी, अंडर आर्म्स काले होने लग जाएंगे। तो ये तो आपके इनिशियल एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है। बट एक और जो इंटरेस्टिंग चीज होती है कि हर 10 साल में हमारा स्किन का कलर थोड़ा लाइट होता जाता है, क्योंकि हमारा स्किन का मेलानिन थोड़ा कम होता जाता है। तो शुरू में तो नहीं समझ आता, क्योंकि शुरू में तो टैनिंग वगैरह हो रही है, टीनेज में आप बाहर हो। लेकिन जब आप अपने एक रूटीन में आ जाते हो कि आप घर में ही, मतलब ऑफिस में ही हो, बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, तो आपकी स्किन क्लियर होने लग जाती है। जैसे आप 40s 50s में जाते हो तो आपकी स्किन थोड़ी लाइटर होने लग जाती है, बिकॉज मेलानिन थोड़ा कम होने लग जाता है। दिस इज अ प्रूवन फैक्ट कि द अमाउंट ऑफ मेलानिन इन द बॉडी डिक्रीजेस ईच डेकेड। अच्छा, मतलब उम्र के साथ इंसान गोरा होने लगता है। मतलब शुरू में तो क्या होगा, जैसे आप बच्चा है, बाहर जाना शुरू हुआ तो पूरा टैन ही हो जाएगा। तो ये बहुत मदर्स की कंप्लेंट होती है, जब पैदा हुआ था तो ऐसे दूध जैसा था और अब ऐसा हो गया। तो दैट इज अ कंप्लेंट, बट दैट्स समथिंग नेचुरल व्हिच इज टू हैपन। ओके। क्या कभी भी स्किन को कुछ भी करके गोरा किया जा सकता है? नॉट द प्रोसीजर्स, ऑपरेशंस वगैरह नहीं, जो? प्रोसीजर से भी नहीं कर सकते। वी कैन गिव यू योर बेस्ट स्किन। ओके। देयर इज नो वे कि किसी की स्किन को गोरा किया जा सके। एंड अगर कुछ इतने आप स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट्स करोगे जिससे कि स्किन गोरी होगी तो स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाएगी। तो आप स्किन ब्राइटन कर सकते हो। आप फेयरनेस या स्किन वाइटनिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं होता है। मतलब आपको आपकी बेस्ट स्किन दी जा सकती है। तो जो दीपिका पादुकोण और भी 2-3 एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने अपनी स्किन ब्राइटन करवाया है, हाँ। फेयर नहीं करवाया। देखो, आपको ना आपकी बेस्ट स्किन टाइप मिल जाती है। ओके। तो आप जब पैदा होते हो वर्सेस जब तक आप स्किन का केयर करने लगते हो, दैट इज लाइक यूजुअली 2 डेकेड्स, क्योंकि 20s के बाद ही जनरली ये शुरू होता है। तो उस टाइम पे स्किन काफी डैमेज हो चुकी होती है, बिकॉज आपका एक्सपोजर रहता है, हमारा सन बहुत हार्श है, तो हम वापस आपको आपकी बेस्ट स्किन दे सकते हैं। बट देयर इज नथिंग वेयर इन वी कैन चेंज योर स्किन टाइप, दैट इज जेनेटिक्स। बट बहुत सारे केसेस में क्या होता है ना, बहुत सारी डिजीजेस होती हैं जिनसे स्किन डार्क हो जाती है। अच्छा। मतलब बहुत सारी डिजीजेस, जैसे एक लाइकन प्लानस पिगमेंटोसिस होता है जिसमें नेक से यहाँ का पूरा हिस्सा डार्क हो जाएगा। फिर डाई की एलर्जी से पूरा फेस डार्क हो सकता है। फिर मैक्युलर अमाइलॉइडोसिस, एकैंथोसिस, मतलब ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो ये कंडीशंस हम ट्रीट कर सकते हैं। बट अब अगर आप नॉर्मल स्किन में आओ और आप बोलो कि मेरे को 3 शेड ब्राइटर होना है, तो आपका थोड़ा ब्राइट तो हो जाएगा, बिकॉज
Again, nothing has been done. We do something, so we get you your original complexion. But there is nothing like कि we can change your original complexion. और ये जो आपने बोला कि darken हो जाते because of some disease, what are those diseases and how does that occur? So see, डाई की एलर्जी एक बहुत कॉमन चीज है जिससे स्किन डार्क होती है. जिन लोगों का फोरहेड डार्क हो रहा होता है तो उनमें कॉमनेस्ट चीज है डाई की एलर्जी. एंड क्या होता है, हेयर डाई अब लोग बहुत जल्दी लगाना शुरू करते हैं. एज ओवरऑल बढ़ गई है तो आप बहुत ज्यादा सालों के लिए लगा रहे हो. एंड हेयर डाई इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है, मतलब एट एनी एज, कि अगर खारिश होती भी रहती है तो लोग लगाते जाते हैं. तो वहां पे भी एलर्जी होकर स्किन डार्क हो सकती है. फिर जो लाइकन प्लानस पिगमेंटोसिस या एलपीपी करके कंडीशन है, वो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है. एकेंथोसिस निग्रिकेंस में आपने देखा होगा किसी किसी के यहाँ बहुत काला और मोटी स्किन होती है. वो आपका बॉडी वेट ज्यादा है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है. फिर एक कंडीशन होती है मैक्युलर अमाइलॉइडोसिस, जिसमें आप देखोगे बहुत सारी फीमेल्स के अपर बैक पे डार्क पैचेस होते हैं. सो दैट इज अ स्किन टाइप. सो मतलब जनरली बस आप ये नहीं बोल सकते डार्क हो गई है लाइट हो गई है. यू नीड टू सी कि कोई प्रॉब्लम है जिससे डार्क हुई है. जैसे अगर किसी को बहुत पिंपल्स रहे, अब उसके पिंपल्स के मार्क्स हैं, तो हम मार्क्स तो ठीक कर देंगे तो स्किन बेटर हो जाएगी. झाइयां एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो फीमेल्स में ज्यादा होती है. सो ऑल ऑफ दैट जो मेडिकल चीज है वो मेडिकली ट्रीट. डर्मेटोलॉजी में एक तो मेडिकल एस्पेक्ट है और एक कॉस्मेटिक एस्पेक्ट है. एंड लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं. अब बहुत कंडीशंस जैसे आपके पिंपल्स ही हो गए, उसमें हम अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट्स देंगे. साथ में अगर हम बेसिक ट्रीटमेंट जैसे पील्स कर दें या स्कारिंग के लिए माइक्रो नीडलिंग कर दें, तो उसमें हमारी मेडिसिन की नीड कम हो जाती है एंड पेशेंट का रिजल्ट बेटर हो जाता है. अच्छा. तो अगर एक कॉम्बिनेशन में, मतलब साइंटिफिकली प्रूवन, आप अपनी दवाइयां दे रहे हो, स्किन केयर दे रहे हो और साथ में कुछ आप बेसिक ट्रीटमेंट्स कर रहे हो, तो यू एंड अप हैविंग मच बेटर रिजल्ट्स. बट ऑल द टाइम वी आर वेरी कॉन्शियस कि स्किन खराब नहीं होनी चाहिए. आपको इसी स्किन में पूरी उम्र निकालनी है, है ना. सो वी कैन नॉट डैमेज द स्किन. सो फेयरनेस के पीछे प्लीज मत भागो. आप फेयरनेस को लेकर मेरा एक सवाल है कि क्या फेयर एंड लवली से कोई सच में गोरा होता है? आपको पता है फेयर एंड लवली ने नाम बदल लिया. इट्स नाउ ग्लो एंड लवली because you cannot use the word fair. But it was used, Yes, and it there are was. many heroines. I know. यामी गौतम उन्हीं से उसी से फेमस हुई. How I can they know. make an ad फिर ऐसा? देखो जो फेयर एंड लवली है, उसमें उन्होंने कोई भी गलत प्रोडक्ट नहीं डाला हुआ. अच्छा. उसमें उन्होंने सनस्क्रीन डाला हुआ है और कुछ विटामिन डाले हुए हैं. जैसे एक नाइसिनामाइड है जो कि एक टंग ट्विस्टर है, बट सबने याद कर लिया है. सो वो डाला हुआ है, विटामिन B6 डाला हुआ है, B7 डाला हुआ है. तो वो एक आप यूज नहीं कर सकते हो ना. आप किसी को गोरा, आपने बोला गोरा नहीं बना सकते आप. वो यूज कैसे हो रहे फिर? इट्स अ गुड मॉइस्चराइजर. सी अब ना, अब जैसे अभी इंडिया में एकदम कोरियन ग्लास स्किन का कॉन्सेप्ट चला हुआ है, ठीक है. एंड लोगों को लगता है ये राइस वाटर या कॉस्मेटिक से हो रहा है. कोरियंस आर सो ओपन अबाउट देयर स्किन ट्रीटमेंट्स. दे स्टार्ट ऑल ट्रीटमेंट सो अर्ली. वहां पे आप उनके सीरियल्स भी देखो, दे ओपनली टॉक अबाउट बोटॉक्स फिलर्स, दे गिफ्ट स्किन ट्रीटमेंट्स टू देयर फ्रेंड्स. इंडिया में अभी भी ना वो कुछ आप करवा भी रहे हो तो यू वांट पीपल टू थिंक ये नेचुरल ब्यूटी है. वी आर बिग हिपोक्रेट्स. सो बेसिकली आपको कुछ बेसिक, जैसे लोग फेशियल करते थे सालों से, आप इंडियन फेशियल का अगर इंटरनेशनल इक्विवेलेंट देखोगे तो दैट इज अ पील. जैसे इंडिया में फेशियल इज अ साउथ ईस्ट एशियन कॉन्सेप्ट. डेवलप्ड नेशंस में इट इज ईदर अ पील और अ माइक्रोडर्माब्रेशन. तो आपको अपनी, हमारी स्किन का टर्नओवर होता है 4 हफ्ते का, इसलिए 4 हफ्ते में एक बार पहले लोग फेशियल करते थे. अच्छा. अब वो फेशियल में जो मसाजेस होती हैं, जो क्रीम्स होते हैं, जो ब्लीच होता है, सो वो मोस्टली स्किन नहीं ले पाती है एंड टाइम भी कम है. तो अगर उसकी जगह 10 मिनट का पील किया जाए तो वो आपकी स्किन को बेटर रिजुवेनेट करता है, बेटर डीप पोर क्लेंजिंग देता है, बेटर इवननेस देता है. तो स्किन डज नीड सम थिंग्स आल्सो. मे बी नॉट वेरी यंग स्किन में चल जाता है, बट अगर आपको एकदम अच्छी ग्लास स्किन चाहिए तो देन यू हैव टू पुट इन समथिंग मोर देन जस्ट प्रोडक्ट्स. ये पील क्या होता है? तो ये पील फ्रूट एक्सट्रैक्ट से डिराइव्ड एक लिक्विड होता है. ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. सुपरफिशियल पील्स होती हैं, मीडियम डेप्थ पील्स होती हैं, डीप पील्स होती हैं. जो सुपरफिशियल पील होती है, जैसे ग्लाइकोलिक पील, सैलिसिलिक पील, ये नाम आपने सुने होंगे क्योंकि आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी होते हैं, जो AHA BHA होते हैं. तो ये एक लिक्विड होता है जो हम आपके फेस पे लगाते हैं, 3 से 5 मिनट के लिए रखते हैं और फिर इसको हटा देते हैं. नो क्रीम, नो मसाज, नो विजिबल स्किन पीलिंग. अच्छा. तो
तो जो सुपरफिशियल पील्स हैं उसमें स्किन विजिबली नहीं निकलेगी, पर आपकी स्किन का टेक्सचर स्मूथ हो जाएगा, टोन बेटर हो जाएगी, एक्ने कम करने में हेल्प करता है। एंड इट्स अ लंच टाइम प्रोसीजर, आप करते ही बाहर ऑफिस जा सकते हो, सनस्क्रीन लगा के देते हैं हम आपको। जो मीडियम डेप्थ पील्स होती हैं वो जहाँ पे थोड़ी थिक स्किन होती है या जो स्किन की डिजीजेज में बात कर रही थी वो उसके लिए होती है। जो सुपरफिशियल पील्स होती है वो एनहांसमेंट के लिए होती है। अच्छा, तो सुपरफिशियल पील में पीलिंग नहीं होती है। मतलब जो आजकल जो ऐसे वो ब्लैक कलर का निकाल रहे हैं वो सब जो गलत है। ब्लैक कलर का निकाल रहे हैं दैट इज अ कार्बन पील, ओके। जिसको हॉलीवुड पील भी बोलते हैं। उसमें कार्बन लगाते हो और क्यू स्विच लेजर होता है। सो क्यू स्विच लेजर इज द ओनली लेजर जो आपके डर्मिस तक जा सकता है। स्किन की 2 लेयर्स होती हैं, ऊपर एपिडर्मिस है, नीचे डर्मिस है। तो क्यू स्विच लेजर नीचे तक जा सकता है बिना ऊपर की लेयर को डैमेज किए। तो कार्बन लगाते हैं, उसको क्यू स्विच लेजर से हटाते हैं। तो जो कार्बन पील्स होती हैं इनका यूज ये होता है, स्किन टोन इवन करती हैं, फाइन हेयर कम हो जाता है और कोलाजन प्रोडक्शन बहुत स्टिमुलेट करती है। तो कार्बन लेजर इज अनदर गुड ट्रीटमेंट, बट अगेन उसमें भी स्किन नहीं पील हो रही, वो बस कार्बन निकाला जा रहा है। जो स्किन पील होती है वो मीडियम डेप्थ पील्स होती है एंड वो नॉर्मल स्किन पे नहीं की जानी चाहिए। जैसे आजकल एक कॉस्मेलान पील का बहुत ट्रेंड है। सो कॉस्मेलान में क्या होता है कि एक पैक की तरह आपको लगाया एंड उसके बाद 1 महीने तक आपकी स्किन रेड रहेगी और मतलब बहुत सेंसिटिव रहेगी एंड उसके बाद आपकी स्किन 3 शेड्स लाइटर एंड पीपल आर डूइंग इट फॉर नॉर्मल स्किन ऑल्सो। बट आप देखो 1 महीने तक अगर नॉर्मल स्किन निकल रही है तो वो कितनी सेंसिटिव हो रही है। सो दीज आर थिंग्स विच आर रिजर्व्ड फॉर स्किन डिजीजेस, इनको एनहांसमेंट में नहीं लाना चाहिए। मतलब स्किन में प्रॉब्लम्स आ सकती है इसकी वजह से। डेफिनेटली। आप सोचो अगर आपकी स्किन 1 महीने तक निकलती रहे, आएगी ना। सही बात। चलो मैं आपसे ना कुछ क्वेश्चंस करूंगी जो कि बहुत ही आप 1 या 2 सेंटेंस में जवाब दे सकते हो। Sure. ठीक है, बहुत स्पीड अप होगा ये। Sure. काइंड ऑफ रैपिड फायर। Yes. क्या पानी पीने से कोई इफेक्ट पड़ता है हमारे स्किन पर? हार्ड वाटर स्किन पर कैसा असर डालती है? पानी पीने से इफेक्ट पड़ता है और Okay. हार्ड वाटर का तब बेसिकली बहुत कॉन्सेप्ट होता है कि आप वाटर सॉफ्टनर्स लगाओ और ये सब, बट वाटर का कांटेक्ट बहुत कम देर के लिए होता है। हार्ड वाटर में मिनरल्स ज्यादा होते हैं, जैसे कैल्शियम ज्यादा होता है, मैग्नीशियम ज्यादा होता है। तो अगर आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है फिर फर्क पड़ेगा। अदरवाइज कांटेक्ट टाइम पानी का आपकी स्किन के साथ इज व्हाट 30 सेकंड्स 1 मिनट। ओके, दैट्स ओके। क्या नेचुरली टैन रिमूव हो सकता है? टैन अपने आप धीरे धीरे रिमूव हो जाता है। अच्छा, अपने अगर आप आप हाँ, बट बहुत धीरे धीरे, मतलब इट विल टेक मे बी अ ईयर और 2 इयर्स। अच्छा। बट आप सनस्क्रीन यूज करो और आप दोबारा अपना एक्सपोजर रोक दो तो टैन धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा। और अगर आपको जल्दी रिमूव कराना है तो डी टैनिंग वगैरह लोग कराते हैं पार्लर्स में। आई डोंट नो व्हाट दैट इज, बट क्लिनिक्स में हम पील करते हैं, वही जो मैंने आपको बात की थी, सिंगल पील एंड मोस्ट ऑफ द टैन गोस। सनस्क्रीन में क्या देखना चाहिए किसी को भी? सनस्क्रीन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्वांटिटी कितनी लगा रहे हो। तो मेरे हिसाब से सनस्क्रीन में आपको ये देखना चाहिए कि आपकी पॉकेट फ्रेंडली है कि नहीं। एक 50 ml की सनस्क्रीन 1 महीने में खत्म होनी चाहिए। तो अगर आप 5000 की सनस्क्रीन ले रहे हो और फिर यूज ऐसे कर रहे हो जैसे गोल्ड हो, तो इट्स नॉट हेल्पिंग यू एनीवे। तो सनस्क्रीन का बेस अच्छा होना चाहिए ताकि आप अच्छी क्वांटिटी में लगा पाए। एंड सनस्क्रीन दिन में 2 बार लगना चाहिए, सुबह और दोपहर, और सनस्क्रीन इंडोर्स भी लगना है। ठीक है। आजकल के पॉल्यूशन के टाइम पे, स्पेशली जैसा मौसम चल रहा है, बदलते मौसम में क्या एक बेसिक रूटीन फॉलो करना ही चाहिए? दिन में 2 बार आप मुंह धो। एंड अगर आपकी नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन है तो फिर जरूरी नहीं कि क्लेंजर ही चाहिए। क्लेंजर बहुत बड़ी चीज बन गई है। आपका कोई अगर आपको डव या पियर्स भी सूट करता है फॉर नॉर्मल स्किन वो चलेगा। बट आपने जब आप शाम को घर वापस आए आपने मुंह जरूर धोया। आपको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से मॉइस्चराइजर लेना है। अगर ड्राई स्किन है तो उसमें आपको सेरामाइड्स चाहिए या हाइलोरानिक एसिड चाहिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो नॉन कोमेडोजेनिक आपको मॉइस्चराइजर चाहिए। एंड मॉर्निंग में आपको सनस्क्रीन लगाना है। अगेन सनस्क्रीन अगर बहुत ऑयली स्किन है तो आप जेल बेस देखो, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप क्रीम बेस देखो, और अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो फिर आप यू कैन सी व्हाट सूट्स यू द बेस्ट। लोशन उस केस में अच्छा वर्क करता है। एंड अब जैसे लोग मेकअप रोज लगाते हैं तो टिंट बेस्ड सनस्क्रीन आती है। ठीक है। आप टिंट लगा लो तो आपको मेकअप की नीड नहीं रहती। तो सनस्क्रीन भी हो गया और मेकअप भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छी है। ऐसी क्या स्किन केयर गलती है जो कि अक्सर लोग करते हैं और उसे अभी बंद कर देना चाहिए? जो 2 चीजें हैं मैं इसमें बोलूंगी। एक तो किसी भी तरीके की स्टेरॉइड एप्लीकेशन फेस पे नहीं करनी है।
ठीक है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप स्टेरॉइड लगाना शुरू करते हो तो फेस बहुत फेयर होने लग जाता है। 2-3 महीने के बाद ऐसा होगा जब आप गैस के सामने जाओगे तो भी चेहरा एकदम लाल पड़ने लग जाएगा, फिर भी आप लगाते रहोगे बिकॉज़ जैसे ही आप छोड़ोगे तो वो काला होगा। ओके। तो कोई भी तरीके का ये क्रीम्स जैसे बेटनोवेट जी है, लोवेट जीएम है, क्लॉप जी है, ये सब क्रीम्स आपने फेस पे नहीं लगानी है। एंड दूसरा जो आजकल ट्रेंड चला है डर्माप्लेनिंग का ट्रेंड। लोग शेविंग करते हैं अपने फेस की क्योंकि फिर उससे मेकअप अच्छा सेट होता है या व्हाटएवर। शुरू में 5-6 महीने स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके बाद दाने आने शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है कि पिंपल्स आ रहे हैं बट वो एक्चुअली फॉलिकुलाइटिस होता है, जैसे बाल तोड़ जिसको बोलते हैं। अच्छा। तो फाइन हेयर को नहीं निकालना है। फाइन हेयर आपकी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए है। फाइन हेयर रहेगा तो आप एज लेट करोगे, आपको सन से होने वाली प्रॉब्लम्स कम होंगी एंड आपको फिर जो बाद में एक्ने वगैरह आने वो नहीं आएंगे। तो ये डर्माप्लेनिंग या फेस शेविंग इज अ एब्सोल्यूट नो। ओके। जिस तरीके से अभी सनलाइट इफ़ेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा हार्ड है एक तरीके से सनलाइट। कहते हैं कि 15 मिनट से ज़्यादा देर रहो तो आपका स्किन कैंसर बढ़ने का मतलब होने की उम्मीद ज़्यादा हो जाती है। क्या ये सच है? इंडियन स्किन थोड़ी ब्लेस्ड है। हुँ। इंडियन स्किन पहले जल ही जाएगी, आपको अच्छा। पहले ही सन रिएक्शंस आ जाएंगे। हाँ। स्किन कैंसर ज्यादा किस्में होते हैं जिनकी बहुत फेयर स्किन या कश्मीरी स्किन जैसे होती है, टाइप 3 बोलते हैं हम इसको। एंड दूसरा जिन लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, मतलब उनकी कोई दवाइयां चल रही हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी दबाई गई है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है या कीमोथेरेपी चल रही है या कुछ। अदरवाइज नॉर्मल स्किन में स्किन कैंसर इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप 15 मिनट बाहर रहोगे आपकी स्किन जल जाएगी। तो एक स्पेक्ट्रम होता है पूरा, फोटो एलर्जिक डर्मेटाइटिस। जैसे आजकल बहुत सारे लोग आते हैं कि मेरे हाथ में एलर्जी होती है, तो आइडियली आपको समर में फुल कपड़े पहनने चाहिए एटलीस्ट व्हेन यू आर आउट, स्पेशली फॉर पीपल हु आर ड्राइविंग, बिकॉज यहाँ पे आपको पूरा लाइट लगती है, यहाँ छोटे छोटे दाने आते हैं, फिर व्हाइट होता है। सो दिस इज सन एलर्जी एंड ये सिर्फ सनस्क्रीन से नहीं बचती। तो ये आपको, अब तो फेस कवर करना भी बहुत इजी हो गया है क्योंकि अब मास्क इज एक्सेप्टेबल, बट डोंट यूज द मेडिकल मास्क। आप कॉटन का पतला सा जो ऑयल का दुपट्टा होता है उसका एक लूज सा मास्क बना लो और फेस कवर हो जाएगा, ऊपर ग्लासेस पहन लो। सबसे बेस्ट तरीका। पिंपल्स क्यों होते हैं और फेस वॉश से ये कितना इफेक्टिव होता है? तो पिंपल्स के जो रीजंस होते हैं, एक आपकी स्किन टाइप, एक आपके हॉर्मोन्स और एक आपका ये जो स्ट्रेस लेवल वगैरह। एंड आजकल हम बहुत सारे दाने बोलते हैं जिनको हम पिंपल्स तो नहीं बोलेंगे बिकॉज ऑफ शेविंग, बिकॉज ऑफ वैक्सिंग एंड दोस कंडीशंस। तो अगर आपके पिंपल्स आपकी स्किन टाइप की वजह से आ रहे हैं कि आपकी ऑयली स्किन है, तो फेस वॉश डेफिनेटली हैज अ रोल, बिकॉज फिर अगर आप क्लीन कर लोगे तो आपके पोर्स नहीं क्लॉग होंगे। इनफैक्ट जिनकी बहुत ऑयली स्किन होती है उनको जनरली वी रेकमेंड कि आप, मॉर्निंग और नाइट बहुत लंबा हो जाता है तो आफ्टरनून में भी कुछ वेट वाइप्स आती हैं, आप उससे अपना फेस वाइप कर लो। अब इसमें टेक्निकल इशू होता है लोगों का कि हमारा मेकअप हट जाता है, तो यहाँ टिंट सनस्क्रीन आर वेरी यूजफुल। आप टिंट टिंट ही पहले लगाया था, वाइप करके टिंट आपने रिपीट कर लिया, एनीवे सनस्क्रीन आफ्टरनून में रिपीट होनी ही है। एग्जैक्टली। एंटी एजिंग कैसे हेल्दी वे में पॉसिबल हो सकता है? So healthy way में तो we've all heard about this, you know, good food, good lifestyle, good sleep, exercise, staying happy. स्किन के हिसाब से अगर बोलें तो अगर एक चीज जो आपको जल्दी शुरू करनी चाहिए फॉर एंटी एजिंग इज दैट इज योर सनस्क्रीन। 60% ऑफ आवर एजिंग इज बिकॉज ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर। तो आपको अगर एक ही चीज लगानी है चेहरे पे तो आप सुबह उठ के सनस्क्रीन लगा लो। बाकी कुछ बेसिक सेरम्स शुरू किए जा सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी रेटिनॉल बोला, आजकल रेटिनॉल बहुत ही एक मैजिक प्रोडक्ट माना जाता है, बट रेटिनॉल सबकी स्किन पे नहीं चलता, स्पेशली इंडियन स्किन को वो बहुत ड्राई कर देता है। तो अगर आपको रेटिनॉल वगैरह कोई सेरम शुरू करने, जो आपको ओवर द काउंटर ब्रांड्स मिल रहे हैं उनकी परसेंटेजेस बहुत लो होती है, तो वो आपने उनसे कोई नुकसान भी नहीं होना, फायदा भी नहीं होना। तो अगर आपको कुछ फायदा चाहिए तो यू शुड एक्चुअली गो सी एन एक्सपर्ट एंड स्टार्ट अ रूटीन। एंड ऑल्सो हेयर आई वुड से कि अगर आप कुछ वंस इन अ मंथ या वंस इन 6 वीक्स अपनी स्किन के लिए कुछ बेसिक ट्रीटमेंट शुरू करते हो बिफोर द स्किन गेट्स टू ओल्ड, तो आप अपनी एजिंग को बड़ी देर तक डिले कर सकते हो। जैसे फेशियल करते थे, फेशियल की जगह आप एक कार्बन लेजर कर सकते हो या एक रेडियो फ्रीक्वेंसी कर सकते हो, तो आपकी स्किन बहुत देर तक अच्छी रह सकती है। वैसे इसमें भी इंडियंस ब्लेस्ड हैं, वी एज वेरी लेट। यस, हमारे जो कॉकेशियन काउंटर पार्ट्स हैं जिनकी स्किन बहुत फेयर होती है, दे एज वेरी अर्ली। तो बहुत फाइन लाइंस आती है जो फिर जो इंडियंस भी जो बहुत फेयर हैं वो भी तो वो भी होते हैं, जल्दी कर लेंगे। वो भी एज करते हैं जल्दी। एंड उनके में ये भी प्रॉब्लम होती है कि जो बहुत फेयर है, हमारा सन इतना स्ट्रांग है
कि उनकी स्किन वैसे ऑयली होती है बट उन्हें सरफेस पे इतनी ड्राई फील होती है, बिकॉज हमेशा एक सन की एलर्जी टाइप चलती रहती है उनको। अच्छा, स्किन सर्जरीज के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? स्किन सर्जरीज में आप एग्जैक्टली क्या मीन कर रहे हो? जैसे देखो, स्किन में लेजर्स होते हैं और स्किन में सर्जरीज होती हैं। ओके। सर्जरीज में होती हैं जैसे हमने आपके मोल्स रिमूव करे, हमने आपके सिस्ट रिमूव किए, कुछ कुछ सिस्ट वगैरह, एंड देन नेल की सर्जरीज होती हैं। तो इफ डन प्रॉपरली देर आर नो साइड इफेक्ट्स। अब स्किन सर्जरी में अगर आप ब्यूटी वाली ट्रीटमेंट्स की बात कर रहे हो, तो ब्यूटी वाली ट्रीटमेंट्स जो सर्जिकल ट्रीटमेंट्स होती हैं वो प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं। ओके। हम जो एंटी एजिंग के लिए करते हैं, हम बोटॉक्स करते हैं, हम फिलर्स करते हैं, हम थ्रेड्स करते हैं, हम पीआरपी करते हैं, एंड ये सारे ही ट्रीटमेंट्स अगर प्रॉपरली किए जाएं तो दे आर वेरी सेफ, एंड ये सारे ट्रीटमेंट्स इंटरनेशनली होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि इंडिया में हो रहे, बट इट्स जस्ट कि इंडिया में आई थिंक थोड़ा ये है कि कोई भी कर सकता है, हाँ। कोई भी कर सकता है बेसिकली। वहां पे थोड़ा सा वो ज्यादा है, एनफोर्समेंट गाइडलाइंस थोड़ी सी ज्यादा है। आई थॉट कि नेचुरली यहाँ पर बहुत लोग एक्सेप्ट करते हैं ना कि आप नेचुरल ब्यूटी रहो। देखो, सेलिब्रिटीज को भी बोला जाता है इसने बोटॉक्स करवाया है। नहीं, सो इंटरेस्टिंगली वी आर हिपोक्रेट्स। हम सब नेचुरल ब्यूटी बोलते हैं, बट हम सब करवा के नेचुरल ब्यूटी बोलते हैं। सो ट्रू। तो बोटॉक्स अभी देखा जा रहा है कि काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये स्किन के लिए कितना पॉजिटिव है या फिर कितना नेगेटिव है? सो बोटॉक्स आई फील इज अ वेरी वेरी गुड थिंग टू डू। इसके बहुत सारे मेडिकल भी यूजेस होते हैं। सो बोटॉक्स इज द लेटेस्ट ट्रीटमेंट फॉर माइग्रेन, राइट? वहां पे 400 यूनिट्स यूज होता है। हम स्किन में अराउंड मैक्सिमम 100 यूनिट्स एक बार में यूज करते हैं। तो बोटॉक्स का क्या फायदा होता है, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों के ना यहाँ लाइंस बनने लग जाती है जो बहुत फ्राउन करते हैं, ठीक है? तो अगर बोटॉक्स टाइम पे शुरू किया जाए तो लाइंस नहीं बनती। बोटॉक्स, लोग पूछते हैं कि एज क्या है, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट एज है। अगर आपको लगता है कि आपकी स्टैटिक लाइंस बन रही है, मतलब जब आप कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहे तो भी आपके चेहरे पे लाइंस दिख रही हैं, दैट मीन्स यू हैव टू डू बोटॉक्स। दूसरा, बोटॉक्स जो लोग बहुत टीथ ग्राइंडिंग करते हैं या जिनके यहाँ टीएम जॉइंट की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए मैसेटर बोटॉक्स किया जाता है। एंड मैसेटर बोटॉक्स का एक और बहुत जो फायदा होता है पैरेलली, क्या पतले लगने लग जाते हैं, बिकॉज आपका फेस यहाँ से नैरो हो जाता है। एज के साथ क्या होता है कि आपका फेस नीचे से हैवी होने लग जाता है। हम इसको इन्वर्टेड ट्रायंगल ऑफ ब्यूटी बोलते हैं, ठीक है ना? तो वो माइल्ड लाइट हो जाता है। सो इफ यू आर डूइंग इट प्रॉपरली, इट इज अ वेरी वेरी सेफ थिंग टू डू। अच्छा, ओके। कॉर्पोरेट और स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मली आपने बोला कि कॉर्पोरेट्स के लिए तो आपने बता दिया, स्टूडेंट्स के लिए कौन से स्किन रूटीन्स वो फॉलो कर सकते हैं? स्टूडेंट्स को स्किन पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। आप मुंह जरूर धो जब आप स्कूल से आ रहे हो। इनफैक्ट अगर आप नहाने की प्रैक्टिस बना लो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें फिर आपके फंगल इन्फेक्शंस, आपके बैक के एक्ने वगैरह सब कुछ ठीक होते हैं। नहाने नहाते नहीं है, मोस्टली नहीं नहाते, और हॉस्टल में तो बच्चे बिल्कुल नहीं नहाते। okay. तो आप, और नहाने के बाद आपने सुखाना भी है, गीला नहीं रखना है। एंड अगर पिंपल्स हो रहे हैं तो मैं पेरेंट्स को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वेट नहीं करो कि ये खुद से जाएंगे, बिकॉज जो फिर निशान रह जाते हैं उसके लिए लोग बहुत ज्यादा एफर्ट, टाइम, मनी लगता है। तो अगर नॉर्मल स्किन है तो आपने स्कूल से आके, कॉलेज से आके उसको धो लिया और टाइप ऑफ मॉइस्चराइजर लगा लिया, डोंट अप्लाई टू मेनी थिंग्स। बट अगर कोई भी स्किन पे प्रॉब्लम है, जैसे पिंपल्स है, एक्जिमा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसको प्लीज आप डिले मत करो कि ये हम बाद में करेंगे, बिकॉज जो स्कार्स वगैरह रह जाते हैं फिर वो ठीक करने बहुत डिफिकल्ट होते हैं। एंड चिल्ड्रन आर नाउ वेरी कॉन्शियस। अच्छा, मेकअप स्किन पर कितना असर डालता है? मेकअप से बेसिकली देखो, आप लॉजिकली देखो, अगर आपने बिल्कुल अपने फेस को केक कर लिया तो वो आपके पोर्स को तो क्लॉग करेगा ही। बट अब किसी किसी के प्रोफेशन की डिमांड होती है कि उनको मेकअप करना जरूरी है, तो आप जितना बेसिक कर सको, एक मैंने टिंट सनस्क्रीन की बात की, आप वो कर सकते हो। एंड जितना आप बेसिक करो और जितना जल्दी निकाल सको। जब आप मेकअप निकालो तो बहुत स्क्रब नहीं करो। माइसेलर वाटर एक बहुत अच्छी चीज होती है मेकअप रिमूवर के लिए, जेंटली रिमूव करो एंड उसके बाद कुछ मॉइस्चराइजर जरूर लगा लो। अच्छा, आजकल ना नाखूनों का एक फैशन चल रहा है, जेल नेल्स। हाँ, वो कितना मैंने सुना है कि उसके रेज बहुत ज्यादा हेवी होते हैं जो कि स्किन को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं, वो कितना सच है? सो जेल नेल्स की रेज तो देखो, अगर ग्लव्स पहना के जेल नेल्स किए जाएं और सनस्क्रीन लगाओ तो दैट इज फाइन, बट जेल नेल्स नेल को बहुत डैमेज करते हैं। मतलब आपके नेल को बिल्कुल पतला कर देते हैं एंड आपके
मतलब कुछ केसेस में नेल निकल भी जाता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो जाती है। जेल नेल्स हम भी करते हैं, अच्छा। लेकिन हम डिजीज नेल्स के लिए करते हैं। हम्म। कुछ नेल्स होते हैं जो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं, तो नेल्स का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। जैसे आप किसी से हैंडशेक कर रहे हो, अगर आपके नेल्स ठीक नहीं हो तो लोग आपसे हाथ नहीं मिलाना चाहते। तो मेरे नाखून देखकर आपको कैसा लगेगा? आपको परफेक्ट है, मेरे बहुत छोटे से हैं, अजीब छोटे से हैं, हैं बट वो। that's the shape, that's the shape. So ओके। when we do gel nails, we are not changing the shape. अच्छा। बट ये जो आप इतने थिक जेल्स करते हो, तो जेल लगाने में भी और जेल निकालने के लिए एसीटोन में हाथ को डिप किया जाता है। एसीटोन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो स्किन आप पर असर डालता है। बहुत ज्यादा नेल्स के आसपास की स्किन पे, नेल पे, जेल नेल्स आर नॉट सेफ फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, जेल नेल्स आर नॉट सेफ फॉर योर आईज। तो डोंट मेक इट अ हैबिट। कभी अगर आपने जेल नेल किया, तो जब आप उसको हटाते हैं उसके बाद मेक श्योर करें कि आप अपने स्किन नेल्स को अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे, हाइड्रेट करेंगे, और बार बार नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग बार बार करते हैं। जैसे हम लोग जेल नेल्स करते हैं, जिन लोगों को नेल बाइटिंग की आदत होती है, उनकी नेल बाइटिंग की आदत तोड़ने के लिए। फिर जो लोग गिटार वगैरह बजाते हैं, उनके नेल्स खराब होते हैं, तो उसके लिए जेल नेल्स करते हैं। बट हमारे जेल्स इतने पतले होते हैं कि यू कैन नॉट मेक आउट। ये जो इतने थिक थिक नेल्स होते हैं, ये आपके अंडरलाइन नेल को बहुत खराब करते हैं। क्या बच्चों को नेल पेंट्स लगाने चाहिए? तो सी प्रेफरेबली नो, बट आजकल बहुत यंग होता है ना। अब इट्स नॉट द टाइम व्हेन वी कैन डिसाइड व्हाट इज राइट फॉर देम, व्हाट इज रॉन्ग फॉर देम। बट अगर आप नेल पेंट लगा रहे हो तो हमेशा लगाकर मत रखो बीच में, अदरवाइज नेल पीला पड़ जाता है। एंड दूसरा, अगर बाई चांस फंगल इन्फेक्शन हो जाती है तो आपको पता नहीं चलता है। तो बट बच्चे तो नहीं लगाए तो अच्छे। ये भी ठीक है। अच्छा, क्या हमें खूबसूरत दिखने के लिए जो हम स्किन केयर करते हैं वो लाखों रुपए का हो, ये होना जरूरी है या फिर? एब्सोल्युटली नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। हर रेंज में आपको स्किन केयर मिलता है, और ये बिल्कुल ट्रू नहीं है कि जितना एक्सपेंसिव होगा उतना अच्छा होगा। बिकॉज मोस्टली आप जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं, आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स ले रहे हो। वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स ना तो हमारी स्किन के लिए बने, ना हमारे एनवायरनमेंट के लिए। अब इतना कोरियन प्रोडक्ट हर घर में पड़ा है, बट दे डोंट सी वेदर्स लाइक दिस, एंड दे डोंट हैव स्किन टाइप लाइक आवर्स। कोरियन की आपने बात की, क्योंकि आजकल सच में कोरियन ब्यूटी बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। जैसा कि आपने बोला कि वो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने सर्जरीज करवाई हुई है उस ग्लो के लिए। ट्रीटमेंट्स बोलेंगे हम इन्हें, नॉट सर्जरी। सर्जरीज इज अ बिग वर्ड। ओके, So these are basic treatments, yeah. हाँ, तो अगर इंडियन भी वो ट्रीटमेंट करवाए तो वो ग्लो कर सकते हैं। Definitely, अच्छा, definitely. राइस वाटर कितना इफेक्टिव होता है? So again, मतलब everybody is using it. अगर आपको सूट करता है तो आप कर लो यूज, बट अदरवाइज आपके पास इंडियन बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। मैं एक ये एडवाइस हर अपने पॉडकास्ट पे देती हूँ कि अगर आपने कोई इन्फ्लुएंसर फॉलो करना ही है तो रीजनल करो ना। उसको तुम्हारा वेदर तो पता है, उसको तुम्हारी स्किन टाइप तो पता है। तुम एक इन्फ्लुएंसर चुन रहे हो जो न्यूयॉर्क में बैठा है, तो वहां का तो वेदर, क्लाइमेट, स्किन टाइप, एवरीथिंग इज डिफरेंट। सो ट्रू। आजकल ना कॉस्मेटिक और ब्यूटी इंडस्ट्री एक अलग ही तरीके का एक परफेक्ट स्किन बेच रही है, एक डर्मेटोलॉजिस्ट होने के नाते। हाउ डू यू सी दैट एंड हाउ विल यू रिकमेंड ऑल द व्यूअर्स लुकिंग एट यू कि वो कितना सही है और उसके पीछे भागना चाहिए नहीं? बिल्कुल नहीं भागना चाहिए। आपको आपकी बेस्ट स्किन मिल सकती है, एंड वो आपकी होनी भी चाहिए। बिकॉज सी ब्यूटी इज एन इनहेरेंट नीड। इट गिव्स अ कॉन्फिडेंस बेसिकली। पहले लोग कपड़ों पे स्पेंड करते थे, आप अपनी स्किन पे कर लो, आपको कुछ करना ही ना पड़े, यू नो। लेकिन परफेक्शन कुछ नहीं होता। हर फेस इज डिफरेंट, माय फेस इज डिफरेंट। जो आपकी बेसिक चीजें वो करेक्ट की जा सकती है, टोन अच्छी दी जा सकती है, टेक्सचर अच्छा दिया जा सकता, कि थोड़ी आपकी इवन लगे स्किन, थोड़ी सॉफ्ट लगे स्किन, एंड आपको बहुत मेकअप वगैरह नहीं लगाना पड़े। अब यहाँ पे एक और चीज जो मैं बोलना चाहूंगी, आजकल लड़कों में समहाउ लंबे बाल का फैशन आ गया, कर्ली बाल यहाँ तक रखते हैं। एंड लड़के ऑयल थोड़ा ज्यादा होता है और उतना हाइजीन नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, कि रोज आप शैम्पू कर रहे हो और रोज वो कर रहे हो। कुछ बच्चे करते भी हैं, बट नॉट ऑल। तो जब यहाँ तक आप बाल रखते हो तो पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, एंड फिर पिंपल्स को छुपाने के लिए वो बाल रखते रहते हैं। बट स्कार्स तो अंडरलाइन है ही ना। तो कोई अगर डिजीज हो रही है, वी ट्रीट दैट। बट ऐसे कि हर कोई दीपिका पादुकोण दिखे या ऐश्वर्या राय या जो भी मेल मॉडल्स हैं, दैट्स नॉट राइट, एंड यू शुड नॉट इवन रन आफ्टर दैट। ओके। अच्छा, आपने 40 से भी ज्यादा इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं आपके, ठीक है? तो क्या ऐसी कोई हालिया रिसर्च या फिर टेक्निक्स हैं जो आने वाले समय में त्वचा की गंभीर बीमारियों के इलाज का तरीका पूरी तरीके से बदलने में
दिखाई दे सकती है हमें। यस, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। Yeah. सो जैसे सोराइसिस आपने बात की थी, हम्म, एंड हमारी कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे हाइड्रेटनाइटिस सप्यूरेटिवा, हम्म, सो इनके लिए अब बायोलॉजिक्स आ गए हैं। हम्म, तो बायोलॉजिक्स आर वेरी सेफ, एंड बायोलॉजिक्स में कंप्लीट स्किन क्लियरेंस हो जाती है। द ओनली इशू इज कॉस्ट, बिकॉज हमारे यहाँ इंश्योरेंस कवर नहीं करती। बट और बहुत सारे न्यू ड्रग्स आते जा रहे हैं, बहुत सारे न्यू ड्रग्स, कि हम मोस्ट ऑफ द कंडीशंस को ट्रीट कर सकते हैं। और अगर मैं कॉस्मेटिक कंडीशंस की बात करूं, जैसे कंडीशन मैक्युलर अमाइलॉइडोसिस, जिसमें स्किन में काली काली हो जाती है, कुछ साल पहले तक हम बोलते थे कि कुछ भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास उसको ट्रीट करने के लिए भी पील्स हैं, लेजर्स हैं, तो बहुत एडवांसमेंट्स हो रही हैं हमारे पास। एंड ये पुरानी बात थी कि स्किन का पेशेंट तो कभी ठीक नहीं होता। अब फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव अ सॉल्यूशन। Okay. अच्छा, वैक्स तो एक बहुत ही पुराना एक जरिया है शरीर से बाल निकालने का, बट आजकल आ रहा है कि आप लेजर करो, यस 12 महीने करो और आपके शरीर से बाल खत्म ही हो जाएंगे। यस हाउ यस, सेफ इट इज? मैं बहुत स्ट्रांगली इन फॉर ऑफ लेजर हूँ, अच्छा। बहुत स्ट्रांगली। बिकॉज आप देखिए, अगेन वैक्सिंग जो है दैट इज द साउथ ईस्ट एशियन कॉन्सेप्ट। जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं सब जगह लेजर होता है, ठीक है। वैक्सिंग आप फॉर लाइफ करोगे, आप स्किन पे जब उसको खींच खींच के निकाल रहे हो, इट इज नॉट गुड फॉर योर स्किन। लेजर में इन अराउंड 6 सेशंस आपको 50 to 70% रिडक्शन हो जाती है। आपका ग्रोथ बहुत डिले हो जाती है, आपका नंबर ऑफ हेयर कम हो जाता है, रिमेनिंग हेयर फाइन हो जाता है। द ओनली कैविएट हेयर इज कि लेजर इज रिडक्शन नॉट रिमूवल, एंड दूसरा देयर इज नथिंग लाइक अ फुल बॉडी लेजर। अच्छा। फाइन बाल, जैसे मैंने पहले भी बोला, बॉडी से नहीं निकलने चाहिए। तो लेजर हार्ड बालों पे होता है, वैक्सिंग भी हार्ड पे ही होनी चाहिए। इतनी सारी फीमेल्स शादी के बाद आती हैं कि उनके बैक पे पूरे एक्ने हो गए, क्योंकि शादी के पहले वो बैक वैक्स करा लेती है, जब हेयर वापस आता है तो पूरा एक्ने आ जाता है। तो फाइन हेयर शुड नॉट बी रिमूव बाय एनी मीन्स, नो शेविंग, नो लेजर, नो वैक्सिंग। बट फॉर हार्ड हेयर लेजर इज अ एब्सोल्यूट नो ब्रेनर। इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता आपकी टाइम और मनी जो आप इन्वेस्ट करते हो दैन डूइंग लेजर हेयर रिडक्शन फॉर हार्ड हेयर। सो व्हेन आई से फुल बॉडी, आई मीन आर्म्स, लेग्स, अंडर आर्म्स, बिकिनी। और बाकी अगर किसी के बिकिनी हम कर सकते हैं। बिकिनी इज वेरी सेफ, ओके। इट इज, एंड इट वर्क्स द बेस्ट। एंड इनफैक्ट लड़कों को भी लेजर करना चाहिए। अंडर आर्म्स लेजर तो एक हाइजीन का इशू है, और मेन में काफी हेयर होता है, और इंडिया में ना वेदर ऐसा है कि स्वेट बहुत आता है, तो उससे स्मेल वगैरह तो चलो एक प्रॉब्लम हो गई, स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। अब जैसे स्किन की जो कंडीशन मैंने आपको हाइड्रेटनाइटिस सप्यूरेटिवा बताई थी, जो बहुत डिफिकल्ट टू ट्रीट कंडीशन होती है, उसमें फर्स्ट चीज ही आपको लेजर करना है। पाइलोनाइडल साइनस है, जो पीछे एक साइनस हो जाता है जिसकी सर्जरी होती है, उसको आपको लेजर करना है। तो लेजर तो इज अ नो ब्रेनर, इट शुड बी डन, बट इट शुड बी डन फ्रॉम अ प्रॉपर प्लेस। अगर कोई आपको फुल बॉडी लेजर बोल रहा है कि आपकी पूरी स्किन पे लेजर चला रहा है, नो, एब्सोल्युटली नो। फेस पे आपके बाल नहीं है तो हम लेजर क्यों करेंगे ना। जहां बाल नहीं है वहां आप लेजर दोगे तो स्किन तो सेंसिटिव ही होगी, तो आप, और फाइन बाल पे भी नहीं करोगे, हार्ड बाल पे लेजर होता है। मतलब पीठ पे नहीं कर सकते आप? बिल्कुल भी नहीं, पीठ पे नहीं बिल्कुल पीठ, चेस्ट, किसी, कोई वन ऑड होता है जिसके ज्यादा बाल भी होते हैं, कुछ इंडियंस होते हैं थोड़े हेयरी, बट अदरवाइज बेसिकली जहां आपके बाल है। एंड अगर आपने लेजर नहीं करना, फाइन बाल तो वैक्स से भी नहीं निकलने चाहिए। फाइन हेयर आर देयर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ योर स्किन। आजकल ना पेडिक्योर और मेडिक्योर का भी बहुत ज्यादा एक चलन चल गया है कि साफ करने के लिए हम लोग पार्लर जाते हैं, वहां पर 100 तरीके की चीजें अप्लाई की जाती हैं। सेफ होता है वो, या फिर हम घर पे भी वो कर सकते हैं आराम से? देखो, मेरे हिसाब से पेडिक्योर मैनिक्योर पर से Sorry, इट्स मैंने मोर, इट इज मोर ऑफ कि आपको रिलैक्सेशन हो रही है कि पेडिक्योर में पैर भी दब गया। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि स्किन को घिस घिस के निकालना है। आप स्किन को मॉइस्चराइज अच्छे से करो, एंड अगर आपको मैनिक्योर पेडिक्योर कराना अच्छा लगता है आप करवाओ, लेकिन प्लीज अपने नेल्स मत टच करवाओ। जैसे जो क्यूटिकल को किया जाता है, दैट इज अ एब्सोल्यूट नो। उससे नेल्स में फंगल इन्फेक्शन हो सकती है, और नेल्स की फंगल इन्फेक्शन के लिए फिर आपको साल से 1.5 साल तक दवाई खानी पड़ती है। तो आपको अगर करवाना है तो अपने नेल्स को और क्यूटिकल को बिल्कुल टच नहीं करना है। बाकी इट्स नॉट समथिंग विच इज मैंडेटरी, यस इट्स रिलैक्सिंग, सो डोंट गेट योर नेल्स टच्ड। आपको अच्छा लग रहा है करा लो। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, बोटॉक्स करवाने की सही एज कब से शुरू हो जाती है? तो मैं यही बता रही थी कि
जैसे कोरियंस की हम बात करते हैं, हाँ। उनका स्क्वायर फेस होता है हाँ। और सुंदर फेस ओवल होता है। तो वो लोग एज अर्ली एज 18 इयर्स ऑफ एज मैसेटर बोटॉक्स कराना शुरू करते हैं सो दैट यहाँ से नैरो हो जाए एंड यहाँ से थोड़ा सा बड़ा बड़ा रहे लगे। फेस, तो दैट्स द राइट शेप विच यू नीड। सो कोई राइट एज नहीं होती। जब आपको लगे कि मुझे स्टैटिक लाइंस आने लग रही है, अब जो कॉर्पोरेट में होते हैं पूरे टाइम लैपटॉप को देखते रहते हैं, या टीचर्स होती है उनकी फ्राउन जल्दी आने लग जाती है। तो अगर बिना एक्सप्रेशन दिए भी लाइन आ रही है तो दैट मीन्स बोटॉक्स नीड्स टू बी डन, बिकॉज अदरवाइज फिर वो लाइन वैसी ही रह जाएगी। तो इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, यू नो। इट्स लाइक जैसे आजकल है मैं 30 की होगी, मुझे रेटिनॉल शुरू करना है, 30 में कोई बम नहीं फट रहा, सबकी एजिंग डिफरेंट स्पीड पे चलती है। The 30s are now new beginnings can be also said. What? हाँ, मतलब 30 की उम्र में भी बहुत लोग वो जो एक आ गया ना कि हम मिड एज में आ चुके हैं, वो Absolutely no. जरूरी नहीं है। Absolutely no. मुझे तो लगता है 50 में भी मिड एज में नहीं आते। So true. By the way, बहुत अच्छा लगा बात करके। मेरे दिमाग में तो जितने सवाल थे मैंने पूछने की कोशिश की। अगर आपको लगे कि मेरे से कुछ सवाल छूट गए हों तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, वो हम अगली बार फिर से पूछ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much.